हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का द्वितीय अध्याय संघवाद का भाग 5 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे भाषा नीति। देखिए, भारत के जो पॉलिटिकल लीडर हुए, जो राजनीतिक नेता हुए, उनका ये बहुत बड़ी उनकी विशेषता है कि उन्होंने भारत में भाषाई आधार पे जो है इस तरीके का क्रियान्वयन किया। उन्होंने जो नीतियाँ बनाई उससे भारत को जो है मतलब भारत की अखंडता पे जो है इससे आश नहीं आई थी। उन्होंने भारत को यूनाइट किया था, बल्कि जो उन्होंने नीतियाँ बनाई थी इस तरीके की जिससे कि भारत की संप्रभुता पर जो है कोई आँच नहीं आई थी। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर है, इनकी बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने भारत की यूनिटी को बनाए रखा था। अब अगर हम देखेंगे, अगर हम संघीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो संघीय शासन व्यवस्था के जो होता है, जो एक दूसरा पक्ष था वो ये था कि किस प्रकार के इंडिया में जो होता है भाषा की नीति, मतलब लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो कैसी बनाई जाए, कौन सी भाषा जो है उसे रखा जाए। जबकि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा विविधता है, तो किस तरीके की जो होता है भाषाई आधार पे क्या नीति बनाई जाए। तो आइए बच्चों, आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि हम कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं दिया गया है। हिंदी को केवल राजभाषा माना गया है। वो आपकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, क्योंकि सिर्फ 40% लोग जो हैं वो हिंदी को मातृभाषा के रूप में अपनाते हैं। मतलब जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो 40% लोग ही है। तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी के जो अदर 60% लोग हैं उस पर जो है हिंदी को थोप दिया जाए, नहीं। इसीलिए भारत में भाषाई जो नीति है, जो पॉलिसी है, उसे बनाने में जो है विशेष रूप से बहुत ही सावधानियां बरती गई है। आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी को राजभाषा बनाया गया है और केवल 40% भारतीयों की मातृभाषा ही जो है वह हिंदी है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। इसलिए हमारे संविधान में इस बात का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि ऐसा ना हो कि अन्य जो लोग हैं उस पर हिंदी को जो है ज़बरदस्ती उस पर थोपा जाए। जो गैर हिंदी भाषी जो क्षेत्र है या प्रांत है, तो उन पे जो होता है इस व्यवस्था की गई है। इसीलिए इन भाषाओं को संरक्षण दिए जाने का भी जो है प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। मतलब हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ हमारे देश में टोटल 21 शेड्यूल लैंग्वेज भी है। तो 21 भाषाएं जो है उसे क्या दर्जा दिया गया है? अनुसूचित भाषा या शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। जैसे कि अगर केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते है उम्मीदवार को इसको विकल्प के रूप में चुने। मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए जो है वो ये 21 जो शेड्यूल लैंग्वेज है और प्लस हिंदी, मतलब टोटल 22 भाषाओं में जो है वो परीक्षा दे सकता है। कोई भी जो है वो उससे, अगर वो उससे विकल्प में चुनता है तो वो इसमें आसानी से जो है वो अपने परीक्षा दे सकता है। तो ये प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर 40% लोग अगर भारत में अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को ही जो है सबसे ज़्यादा अन्य क्षेत्रों पे थोपा गया है। ऐसा हमारे संविधान में नहीं किया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रावधान है कि हमने सभी जो लोग हैं उनकी संस्कृति, उनकी भाषा का जो है वह सम्मान रखा है। राज्यों की अपनी राजभाषाएं होती है। देखिए, बहुत सारे जो स्टेट है उनकी अपनी राजभाषा है। अगर हम हिंदी स्टेट की बात करते हैं तो इसे मध्य प्रदेश है, बिहार है, यूपी है, झारखंड है। तो इस प्रकार के जो स्टेट है, जो कि हिंदी स्टेट होते हैं, तो वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? वो हिंदी होती है। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। तो ये जो भी काम करेंगे, जो सरकारी रिकॉर्ड वगैरह होगा, वो अधिकतर हमें हिंदी में प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे अपनी जो है लैंग्वेज होती है। जैसे अगर वो तमिलनाडु है तो वो तमिल लैंग्वेज में ही उनको जो तो ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल होगी। सरकारी कामकाज के लिए भी जो ये भाषा प्रयोग की जाएंगी। तो इस प्रकार से राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं और जो प्रदेश जो भाषाएं बोलता है, जो भाषाओं को जो होता है वहाँ पे जिस राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, वहीं पे जो है वो सरकारी कामकाज के लिए भी वो प्रयोग में लाई जाती हैं। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पे अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था।
पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बात करते हैं तो ये संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया था कि सरकारी कामकाज के लिए कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियली जो काम होते हैं उनके लिए इंग्लिश का या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 1965 के बाद नहीं किया जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसे बहुत से स्टेट हैं जो कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और उन्होंने ये मांग की कि नहीं, अंग्रेजी का प्रयोग बाद में भी जारी रखा जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तो विशेषकर जो होता है ये एक तरीके से जो होता है वह गैर हिंदी भाषी क्षेत्र थे और उन्हें जो है वो हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो ये उन्होंने ये मांग रखी कि नहीं, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी जो है वो जारी रखा जाए। और अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु ने जो है इस जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, इसका बहुत ही उग्र रूप ले लिया था, जिसकी वजह से फिर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग करने की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। तो जो हमारे केंद्र सरकार थी, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने भी जो है बहुत ही सहिष्णुता के साथ और बहुत ही सहज निर्णय लेते हुए जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी यह अधिकार दिया कि राजकीय कार्यों में उसका भी प्रयोग किया जाएगा और इस विवाद को, जो डिस्प्यूट जो बहुत बड़ा रूप ले सकता था, इसे सुलझाने का प्रयास किया। बच्चों, आपने श्रीलंका का उदाहरण देखा है और आपने देखा है कि भाषा के आधार पर ये जो है कैसे वहाँ पे जो सिंहली लोग थे, तो सिंहली लैंग्वेज को उन्होंने बाकी अदर लोगों पे, जो तमिल्स थे, जो इंडियंस तमिल थे और जो श्रीलंका मूल के तमिल थे, उन पे थोपा था, जिसकी वजह से भाषाई आधार पे जो है बहुत बड़ा विवाद वहाँ पे खड़ा हो गया था। तो कम से कम भारत के जो लीडर्स थे और जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस तरीके के डिस्प्यूट्स भारत में नहीं होने दिए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, नहीं तो आज हमारी भी स्थिति शायद वैसी रहती जैसे तमिलनाडु, जैसे कि श्रीलंका की थी। तो इस तरीके से जो है भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने इन विवादों को सुलझाया और भाषाई आधार पर जो है भारत में किसी प्रकार का जो है विवाद खड़ा नहीं होने दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध। अगर हम संघीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो केंद्र राज्य संबंध का बहुत महत्व अपने आप ही स्वतः ही बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि केंद्र संघीय शासन व्यवस्था जो है वो केंद्र राज्य के संबंध पर ही निर्भर करती है। केंद्रीय व्यवस्था यही व्यवस्था ही है जिसमें कि केंद्र सरकार जो है वो अपने दायरे में कार्य करता है और राज्य सरकार जो होता है वह अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक अच्छे केंद्रीय राज्य अगर संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध अगर अच्छे, एक सुदृढ़ संबंध होते हैं, अच्छे संबंध होते हैं, तो किस प्रकार से जो होता है संघीय शासन व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करती है। केंद्र राज्य संबंधों में आए लगातार बदलाव जो होता है का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। अगर हम 1947 से वर्तमान तक की बात देखें, समय को देखें, तो हम ये देख सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट, केंद्र और राज्य के संबंधों में जो है लगातार बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो आइए बच्चों, आज हम इसे समझने का भी प्रयास करते हैं। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। अगर हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं, सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं एक संवैधानिक व्यवस्था में, तो वास्तविकता में जो होता है, वास्तविक रूप से कैसा रूप लेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो शासक दल है, वो इस व्यवस्था का अनुसरण किस तरीके से करता है। अगर वो व्यवस्था का अनुसरण अच्छे से करता है तो संघीय व्यवस्था जो होता है वह सफल हो जाएगी, लेकिन अगर वो उसका व्यवस्था का अनुसरण सही तरीके से नहीं करता है तो ये संघीय व्यवस्था जो है वह सफल नहीं हो पाएगी। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो आज़ादी के बाद आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ही पार्टी का जो है वह रूल रहा था। तो सेंट्रल मतलब केंद्र में भी वही पार्टी थी और राज्य में भी वही पार्टी थी। तो इसका व्यावहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि केंद्र सरकार में भी सेम पार्टी थी और राज्य सरकार में भी सेम पार्टी थी। इसलिए राज्य सरकार को अपनी जो ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्ता है, उसके लिए जो होता है अपने अधिकार क्षेत्रों का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने जैसे भी इंस्ट्रक्शन दिए उसको इन्होंने फॉलो किया। तो इनकी अपनी स्वायत्ता जो थी, जो स्वतंत्रता थी, वो हमें देखने को नहीं मिली थी।
जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकारों ने राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। और जब बात का समय हमने देखा, जब सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट थी और स्टेट में अलग गवर्नमेंट थी, तब क्या हुआ कि तब सेंट्रल क्योंकि ज़्यादा पावर में रहता है, इसलिए उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारों की अवहेलना की, उनके अधिकारों को अनदेखा करना जो है वो प्रारंभ कर दिया था। और उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। तो ये बहुत ही गलत था, संघवाद की भावना के प्रतिकूल यह कार्य था कि जिस समय सेंट्रल में अगर केंद्र सरकार जो है जिस पार्टी की रहती थी और स्टेट में अगर दूसरे पार्टी की सरकार थी, तो इस समय क्या होता था कि केंद्र सरकार जो है अपने पावर का यूज़ करके अपने संवैधानिक प्रावधानों का जो होता है वो मिसयूज़ करती थी और विपक्षी दलों की जो है राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देती थी या उन्हें भंग कर देती थी। लेकिन इस तरीके की भावना संघवाद की जो है वो के प्रतिकूल थी। एक संघीय शासन व्यवस्था में इस तरीके की भावनाएं जो है वो नहीं रहनी चाहिए। अगर हम 1990 के बाद भारत की बात करते हैं तो अब स्थिति काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई थी। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था। अब आप देखेंगे बहुत सारी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो बन रही थी और यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था, क्योंकि 1990 के बाद अगर हम देखते हैं तो कोई भी एक ऐसी पार्टी उभर कर नहीं आई थी जिसे कि फुल मेजोरिटी मिली हो, पूर्ण बहुमत मिला हो और वो सरकार बना ले। इसलिए अब एक नई प्रकार की सरकार जो अस्तित्व में आई थी और वो सरकार थी गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन की सरकार जो है बनना प्रारंभ हो गई थी और बहुत सारे क्षेत्रीय दल का भी इस समय उदय हुआ था। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ती थी। क्योंकि किसी भी एक पार्टी के पास इतना ज़्यादा बहुमत नहीं था कि वो लोकसभा में अपना बहुमत स्थापित कर सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, आपस में जो है वह गठबंधन किया और उसके अलावा जो गठबंधन की सरकार जो है वो बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। लेकिन इस गठबंधन की जो जब सरकार आई तो उसने हमारे लोकतंत्र में एक नई दिशा दी और वो था कि अब पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी हुई और राज्य सरकार की जो ऑटोनॉमी थी वो भी अब उनको मिली। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला और इस जो ये प्रवृत्ति चल रही थी इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। उन्होंने कहा इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मनमाने ढंग से राज्य सरकार को भंग या बर्खास्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से राज्य सरकार जो है अब उसमें ज़्यादा उसको ऑटोनॉमी मिली, ज़्यादा स्वायत्तता प्राप्त हुई। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके लगातार अगर हम देखें तो उसके बाद अगर हम वर्तमान स्थिति में तुलना करें तो हमारे केंद्र और राज्य के संबंध जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं और ये बहुत अच्छे बदलाव है, जिसकी वजह से आज जो है केंद्र राज्य संबंध जो है इस तरीके से कार्य कर रहे हैं जिससे संघीय व्यवस्था और ज़्यादा सफल हो सकी है और ज़्यादा प्रभावी हो सकी है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो सबसे पहले आज हमने देखा कि किस तरीके से जो है भाषा के आधार पे भारत को किस प्रकार से जो होता है भारत में एक लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई, भाषा के आधार पे जो होता है एक नीति बनाई गई, भाषा नीति को हमने समझने का प्रयास किया। किस तरीके से जो होता है वो हिंदी ही नहीं बल्कि अन्य जो है जो 21 अन्य अनुसूचित जो भाषा थी जिन्हें कि शेड्यूल लैंग्वेज कहते हैं उन्हें भी जो है वह अधिकार दिया गया बराबरी का हिंदी के समक्ष ही। इसके बाद हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशन मतलब केंद्र और राज्य के संबंधों को भी समझने का प्रयास किया।